चलिए पिछले क्लास में हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर तक देखे थे। सेलेक्टेबल मार्कर का हम लोगों को काम क्यों होता है, चलिए ध्यान दीजिएगा जरा कि सेलेक्टेबल मार्कर जब हम लोग देख रहे थे कि किसी भी जीन को हम लोग क्या करते थे, कट करते थे, उसके बाद उसको वेक्टर में यानी कि जो हम लोगों का जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको हम लोग किसी वेक्टर में ऐड करते थे। अब अगर किसी वेक्टर में ऐड किए तो वहां तीन कंडीशन था, वो हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। दो कंडीशन था जिसमें एक क्या होता था कि पहला ये कि अगर हम लोग जिस वेक्टर में जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर रहे हैं वहां पर या तो अटैच हो गया, दूसरा कंडीशन ये था कि वहां अटैच नहीं हुआ। हम लोग कट किए लेकिन वो दोनों स्टिकी एंड वेक्टर का दोनों स्टिकी एंड अपने आप क्या हुआ, जुड़ गया। और दूसरे में क्या था कि एक ऐसा था कि जहां पर वो क्या हो रहा था, जीन ऑफ इंटरेस्ट आ रहा था। अब हम लोग जब उसको किसी भी बैक्टीरिया में बैक्टीरिया में अगर हम लोग डाल रहे थे तो वहां क्या था कि वहां पर तीन तरह का कंडीशन था। पहला कंडीशन ये कि रिकम्बिनेंट गया, दूसरा कंडीशन ये कि नॉन रिकम्बिनेंट गया, और तीसरा कंडीशन ये था कि वहां पर बैक्टीरिया में वो इंटर हुआ ही नहीं। तो हम लोगों को क्या है कि हम लोग को ये तो पता चल ही गया था कि बैक्टीरिया में जहां नहीं गया वो तो खत्म ही है, उससे हम लोगों को कोई लेना देना है नहीं। अब हम लोग क्या देखे थे कि नॉन रिकम्बिनेंट और रिकम्बिनेंट डीएनए और नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए को पहचान करके उसको वहां से अलग करना हम लोगों का सेलेक्टेबल मार्कर का काम होता था। आप देखिए कि एग्जांपल यहां पर दिया गया PBR 322। देखिए ये क्या है कि ये एक आर्टिफिशियल है, ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिसको हम लोग क्या किए हैं, खुद तैयार किए। इसको क्या किया गया है कि खुद से तैयार किया गया है। चलिए यहां पर होता क्या है ये देखिएगा किस तरह से सेलेक्टेबल मार्कर का यूज हम लोग करते हैं। तो देखिए PBR 322 में P डिनोट करता है किसको, प्लाज्मिड। देखिए इसलिए ये कोई बड़ा चीज नहीं है, ये सब कोई पूछ नहीं रहा है। प्लाज्मिड B और R साइंटिस्ट के नाम पे, जिस साइंटिस्ट के थ्रू ये क्या किया गया, डिस्कवर किया गया उसके नाम पे। और ये 322 उसका सीक्वेंस है कि भैया ये जो हम लोग डिस्कवर किए एक नंबर पे है या कितने नंबर पे है, कब हम लोग किए। तो इस तरह से ये क्या है कि PBR 322। अब अगर हम लोग PBR 322 का बात करें तो यहाँ पर ये जो है ये दो एंटीबायोटिक से क्या होता है, रेसिस्टेंट होता है। क्या सब, तो पहला एम्पिसिलिन और दूसरा टेट्रासाइक्लिन। एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन ये दोनों जो है ये क्या है, इस एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंस है। अगर हम लोग सबसे पहले टेट्रासाइक्लिन का बात करें तो यहाँ देखिए यहाँ दो साइट है, पहला बाम H1 और दूसरा साल1। बाम H1 और साल1 दो साइट है। कौन सा साइट, रेस्ट्रिक्शन साइट। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर भी दो है, PBU और PS, PBU फर्स्ट और PS1 फर्स्ट, PBU फर्स्ट और PBU PST फर्स्ट। देखिए अभी हम लोग बात करेंगे टेट्रासाइक्लिन में दो, बाम सल और दूसरा PBU PS। देखिए ये सीक्वेंस है, जैसा लिखा गया है वैसा ही आपको याद भी रखना। PBU PST पहले देखिए अगर हम लोग टेट्रासाइक्लिन का बात करें तो बाम ऊपर सल नीचे, फिर PBU फर्स्ट और फिर PST फर्स्ट। अब देखिए तीसरा ये तो हिस्सा देखा हम लोग मल्टीपल क्लोनिंग साइट देखे थे। मल्टीपल क्लोनिंग साइट क्या था, मल्टीपल क्लोनिंग साइट ऐसा साइट जहां पर काफी कम स्पेस में काफी अधिक रेस्ट्रिक्शन साइट अगर इंक्लूड है उसको हम लोग मल्टीपल क्लोनिंग साइट। रेस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्नाइजेशन साइट दोनों एक ही है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर बहुत सारा साइट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल क्लोनिंग साइट। तो यहाँ पर बहुत सारा है, इक्लाहिन देखिए इकोर फर्स्ट, क्ला फर्स्ट और हिंद 3। ध्यान दीजिएगा हिंद 2 या हिंद फर्स्ट कुछ नहीं, सीधा हिंद 3। समझ गए बात को। अब इसके बाद देखिए
PbU फर्स्ट के ठीक अपोजिट में आपको मिल जाएगा Pb2। देखिए क्या सब बोले, टेट्रासाइक्लिन में बोले बाम सल दोनों फर्स्ट, एम्फीसिलिन में बोले PbU PHP फर्स्ट, दोनों फर्स्ट है। उसके बाद मल्टीपल क्लोनिंग साइट में इक्लाहिन, मल्टीपल क्लोनिंग, ये जो MCS मल्टीपल क्लोनिंग साइट में क्या बोले इक्लाहिन, लेकिन ई और क्ला फर्स्ट और हिंद थ्री। PbU के ठीक अपोजिट में आपको मिल जाएगा क्या PbU सेकेंड। एक और आइए ऑरिजिनो रेप्लिकेशन एक आरोपी है, हम लोग को उससे कोई लेना देना है। चलिए तो ये देखिए ये एक PBR 322 का स्ट्रक्चर है। अब हम लोग बात करते हैं इसका यूज कैसे करना, हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि यही जो है इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग को कैसे पता चलेगा रिकॉम्बिनेंट कौन है, नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन है, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट कौन है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट कौन है, इस तरह से। तो देखिए इस चीज को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं, इसको कट लगाते हैं कहां से, बाम एच फर्स्ट। चलिए देखते हैं बाम एच फर्स्ट से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कट लगा रहे हैं। जैसे ही आप कट लगाएंगे तो इसका जो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है वो क्या होगा, डिजेनरेट कर जाएगा। अब आप अगर यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन देते हैं तो ये पूरा का पूरा डिजेनरेट कर जाएगा, समझ गए बात को, तो ये काम नहीं कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग क्या करें टेट्रासाइक्लिन के जीन को क्या किए, डिजेनरेट करते, टेट्रासाइक्लिन यहां से बाम से कट लगा दिए तो वो डिजेनरेट हो गया। अब हम लोग क्या किए, ऐसे समझिए, चलिए हम लोग ले लेते हैं इस तरह से, ये हम लोगों का PBR 322 है, ये हम लोगों का क्या है PBR 322। यहां हम लोग क्या किए, इंटर करवाए, आप अपना क्या इंटर करवाए, इसको कट किए, इसको कट किए, इसको PBR 322। दो केस बनेगा, फर्स्ट केस में ये जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट था ये इसमें आ गया। दूसरा केस ऐसा बनेगा कि यहां पर वो आया ही नहीं, आप कट लगाए, यहां पर क्या हुआ, कट लगा, लेकिन ये अपने आप क्या हुआ कि इसका जो दोनों स्टिकी एंड है ये ऑटोमेटिक क्या हुआ, एक दूसरे से जुड़ गया, अटैच हो गया। अब यहां पर ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं आया, ये दूसरा केस है। अब हम लोग देखेंगे क्या कि भैया इसमें से कौन सा जो है हम लोगों के यूज का है और कौन सा हम लोगों के यूज का नहीं है, कौन सा हम लोगों के यूज का है और कौन सा हम लोगों के यूज का नहीं है। तो देखिए यहां पर दोनों साइड है, टेट्रासाइक्लिन हट गया, एम्फीसिलिन यहां क्या है, बचा हुआ है, एम्फीसिलिन क्या है, बचा हुआ है। यहां क्या है, एक ही साइड है, कौन सा, सॉरी यहां पर एक ही साइड है, कौन सा, एम्फीसिलिन वाला, क्योंकि आपका एक तो जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया है। दूसरा अगर यहां बात करेंगे तो यहां दोनों है, एम्फीसिलिन भी है और टेट्रासाइक्लिन भी है, एम्फीसिलिन भी और टेट्रासाइक्लिन भी है। अब हम लोग क्या किए, इसको बैक्टीरिया में इंटर कराते हैं। बैक्टीरिया में इंटर कराने में तीन केस बनेगा, केस फर्स्ट, केस सेकेंड और केस थर्ड। क्या केस बनेगा, एक में आया आपका ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट, ये है रिकॉम्बिनेंट, ठीक। दूसरा में आया नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक। और तीसरा में कुछ आया ही नहीं, तीसरा में कुछ आया ही नहीं। अब हम लोग ये दोनों ट्रांसफॉर्मेंट हो गया, ये दोनों ट्रांसफॉर्मेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इसमें, इसका कैरेक्टर चेंज हुआ, यहां पर कोई कैरेक्टर आया ही नहीं, ठीक। तो अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, एम्फीसिलिन पहले मिलाते हैं, इस सब इसको ये अलग अलग है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस तीनों बैक्टीरिया को क्या करते हैं कि देते हैं एक जगह पर, किसी भी एक प्रेशर डिश में डाल दिए इस तरह से आप, और यहाँ क्या किया, आप एम्फीसिलिन दे दिए, एम्फीसिलिन दे दिए। अब जैसे ही आप एम्फीसिलिन देंगे, हम लोग वहां मिलाएंगे इसमें, तो क्या होगा कि ये वाला तो खत्म, क्यों, क्योंकि इसके पास तो कुछ है ही नहीं, लेकिन ये दोनों क्या होगा, बचा हुआ रहेगा। कैसे बचा हुआ रहेगा, तो देखिए यहां ये रिकॉम्बिनेंट है, अगर रिकॉम्बिनेंट है तो यहां से टेट्रासाइक्लिन गया है, एम्फीसिलिन रेसिस्टेंट एमिडी क्या है, बचा हुआ है, और यहाँ पर तो दोनों बचा हुआ है,
तो ये दोनों बचा हुआ। चलिए ठीक है, एक तो चला गया, इसका हम लोगों को अब कोई काम नहीं है, ये बिना यूज का है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग कर लिए। अब हम लोग रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग करेंगे। तो ये कैसे करेंगे, तो देखिए ये जहां पर है, अगर यहां अगर एक बार क्वेश्चन बोलेंगे सर एल्पिसिलिन दे, एक बार टेट्रासाइक्लिन दे देते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर टेट्रासाइक्लिन दे दिए तो फिर ये वाला रिकॉम्बिनेंट क्या होगा, खत्म। क्यों खत्म, क्योंकि यहां पर ये क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन का जीन हट गया है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट अब ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। समझिए बात को, जिस जीन को आप ऐड किए, जैसा जरूरी जो जीन आपके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, उस जीन को आप ऐड किए हुए हैं, तो टेट्रासाइक्लिन यहां नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या करते हैं, एक फिर से क्या करते हैं कि एक पेट्री डिश लेते हैं, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, टेट्रासाइक्लिन भर देते हैं। क्या किए, टेट्रासाइक्लिन भर दिए। अब ये जिस पेट्री डिश में है, एक कपड़ा लेते हैं, ठीक, और उसके बाद या तो एक क्लॉथ ले लीजिए, या नहीं तो फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप इसका थोड़ा सा लेकर के हिस्सा यहां दीजिए और थोड़ा सा हिस्सा लेकर के यहां दीजिए। ये क्या है, टेट्रासाइक्लिन। यहाँ क्या लिख देते हैं लोग, ये है टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन। तो दिक्कत, ये क्या है, टेट्रासाइक्लिन। अब देखिए ये टेट्रासाइक्लिन है, यहां पे देखिए। अब हम लोग अगर यहां से रिकॉम्बिनेंट वाला का यहां दे और नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला का देते हैं, दोनों का दे देते हैं, तो क्या होगा, ये रिकॉम्बिनेंट वाला यहां ग्रो करेगा, क्या रिकॉम्बिनेंट वाला यहां ग्रो करेगा, करेगा, कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहां टेट्रासाइक्लिन अब है ही नहीं, या क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन जैसे ही इसको हम लोग देंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट को, ये क्या होगा, एकदम चलते कूदते यहां ग्रो करेगा, करेगा या नहीं करेगा, ये एकदम क्या क्या करता है, ग्रो करता है। अब ये एकदम क्या करेगा, डांस करेगा, चलो हम तो यहां क्या किए, ग्रो कर गए। लेकिन आप बताइए जरा कि क्या इसका हम लोगों को यूज है, यहां पर कोई जीन हटा है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट आपका आया है, नहीं आया है। जब यार जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं आया तो ये ग्रो कर गया, तो क्या हम लोगों को फायदा है, हम लोगों को कोई फायदा इससे नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पता चल गया कि भैया ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, नाता रिश्ता इससे क्या खत्म। अब क्या हुआ कि हम लोग को पहचान में आ गया कि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसी में मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको आप लीजिए और इसको लेकर के क्या कराइए, कल्चरल मीडियम में या फिर जहां आप ग्रो कराना चाहते हो वहां इसको ग्रो करा करके जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, क्लोनिंग के लिए हम लोग यूज करते थे, एक जीन से 1000, 10,000, 20,000, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ जितना जीन निकालना है, आप यहां से क्या कीजिए, निकालते रहिए, उसका जिस चीज में यूज करना आप अपना यूज करते रहिए, चाहे क्लोनिंग वेक्टर में कीजिए या एक्सप्रेशन वेक्टर में। बात पता चली, PBR 322 समझ के बात को, आप इसको लिख लीजिए, इसमें ज्यादा चीज कुछ लिखा नहीं गया है, इतना ही आपको याद जो रखना है, ये आपको ये याद रखना है इसका साइट कहां पर कौन सा है। नॉमेनक्लेचर के लिए नाम देने के लिए आपको दिया जा सकता है कि कहां पर कौन सा चीज, सॉरी कहां पर कौन सा रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है, या आपको मेडिकल में नीट में पूछा जा सकता है। चलिए अब हम लोग क्लोनिंग वेक्टर के बाद आ जाते हैं का, तो होस्ट सेल में कल हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर का देख लिए, रिकॉग्नाइजेशन साइट आप समझ ही गए। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं कहां, होस्ट सेल। होस्ट सेल क्या है, जब हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पता कर लिया, हम लोग को रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया, तो अब क्या करेंगे, उसको कहीं ना कहीं इंटर तो कराएंगे, तब ना जाकर के हम लोग उसको ग्रो कराएंगे। तो उसको क्या करते, जहां पर बनने के बाद कॉम्बिनेंट होस्ट सेल इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप जिस ऑर्गेनिज्म में इंटर करवाते हैं, वही ऑर्गेनिज्म, वही सेल क्या है, होस्ट सेल। वही सेल क्या है, होस्ट सेल। बहुत सारी चीज का यूज किया जाता है, प्लांट का भी यूज किया जाता है, एनिमल का भी यूज किया जाता है, लेकिन मेनली जो है वो यूज किया जाता है किसका, यूकैरियोटिक
cell. Eukaryotic cell will be the preferred host for the, will be the preferred eukaryotic cell will be preferred will be the preferred host for expression of some eukaryotic protein. समझ गए बात को, ये याद रखिएगा इस तरह से। अब हम लोग आ जाएंगे प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब आप यहां ध्यान दे करके सुनिए, पिछले क्लास तक जो भी आपको पढ़ाया गया वो ही उसी सारे चीज को अब फिर से यहाँ क्या किया जाएगा, रिपीट किया जाएगा। केवल क्या है, अभी तक हम लोग सबको अलग अलग पढ़े थे, अब यहाँ क्या करते हैं, उस सबको मिला करके किस तरह से रिकम्बिनेंट डीएनए हम लोग तैयार करते हैं वो आप देखिए। आप सबसे प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, फॉलोइंग स्टेप आर इन्वॉल्व इन प्रोसेस। देखिए कितना स्टेप है, पहला आइसोलेशन ऑफ डीएनए, दूसरा डाइजेशन ऑफ डीएनए, तीसरा जीन एम्प्लीफिकेशन, चौथा इंट्रोडक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, चौथा रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, पांचवा आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, उसके बाद है जीन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और उसके बाद है प्रोसेसिंग। टोटल 7 स्टेप हम लोगों को इसमें पढ़ना है। बाकी इसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म। क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डाइजेशन ऑफ डीएनए, जीन एम्प्लीफिकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, और इसके बाद रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, उसके बाद जीन एम्प्लीफिकेशन जीन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और फिर प्रोसेसिंग। इस तरह से इतना सारा चीज जो है हम लोगों को क्या करना है, इस चैप्टर में अब पढ़ना है। चलिए तो देखते हैं बारी बारी से सारे स्टेप को किस तरह से हम लोग करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं वो क्या, तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो देखिए आइसोलेशन ऑफ डीएनए का अगर बात करें तो क्या है आइसोलेशन, देखिए हम लोग जब क्या किए कि डीएनए लेना है, हम लोग को क्या करना है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पहले तो हम लोगों को डीएनए चाहिए या नहीं चाहिए, डीएनए चाहिए। चलिए ठीक है, अब हम लोगों को डीएनए जब चाहिए तो डीएनए लेंगे कहां से, किसी न किसी ऑर्गेनिज्म से लेंगे, किसी न किसी ऑर्गेनिज्म से हम लोग क्या करेंगे, डीएनए लेंगे। चलिए देखिए, अब हम लोग अगर क्या करें, डीएनए लेंगे किसी न ऑर्गेनिज्म से, तो ऑर्गेनिज्म से अगर डीएनए निकालेंगे तो डीएनए क्या बाहर में से यूकैरियोट के तरफ तैर रहा है, स्विम कर रहा है, नहीं, वो क्या है, डीएनए सारे ऑर्गेनिज्म में एक स्ट्रक्चर में बंद है, सेल है, सेल में साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में न्यूक्लिक फ्लूइड है, उसके अंदर उस न्यूक्लिक फ्लूइड में कहीं कहीं डीएनए क्या है फंसा हुआ, वहां से उतने सारे चीजों को हम लोग निकालेंगे। तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, आइसोलेशन। सेल से डीएनए को निकालना क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। देखिए डीएनए इज कवर्ड विद सेल मेम्ब्रेन, इट हैज ब्रेक द सेल open to release the DNA and other macromolecules such as RNA, protein, polysaccharide, lipid etc. अलग अलग चीजों को क्या करेंगे, पहले हटाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या होगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पर कर सकते हैं, डीएनए को वहां से निकाल सकते हैं। चलिए तो देखिए अलग अलग जगह पर इस चीज के लिए अलग अलग काम किया जाता है। जैसे अगर हम लोग सबसे पहले बात करें एनिमल का, तो देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पर तो यहाँ अगर हम लोग एनिमल का बात करें, प्लांट का बात करें, फंगस का बात करें, तो हर जगह क्या है, डीएनए है, लेकिन अलग अलग चीज में बंद है। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं किसका, फंगस का बात करते हैं, तो फंगस का जो सेल वॉल है वो किस चीज से बना हुआ होता है, तो काइटिन से। सेल वॉल किससे बना है, काइटिन से। तो काइटिन को हटाएंगे तभी भी इधर जाएंगे, तो इसके लिए काइटिनेज है। प्लांट का सेल वॉल किस चीज से बना होता है, प्लांट का सेल वॉल सेल्यूलोज से। तो ये बना, उसको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेल्यूलेज लाना पड़ेगा। एनिमल के लिए लाइसोजाइम लेना पड़ता है, इसी तरह से
लाइसोजाइम। पेप्टिडोग्लाइकन सेल वाल नहीं है, एक बार याद रखिएगा, ह्यूमन में सेल वाल नहीं है, ह्यूमन में सेल वाल नहीं होता, ये याद रखना है। ये देखिए एनिमल के सेल वाल को हटाने के लिए लाइसोजाइम लगा रहे हैं, समझ गए, सेल मेम्ब्रेन को हटाने के लिए ये काम कर किया जा रहा है, समझ गए बात को। इसके बाद देखिए ये तो हुआ कि आप कहते हैं सेल वाल को हटाए, सेल वाल के नीचे भी तो कुछ है, सेल वाल के नीचे वाला जगह यहां पर देखिए, एज वी नो दैट जीन इज प्रेजेंट ऑन लॉन्ग on long molecule of DNA intertwined with protein such as histone RNA can be removed by treating ribonuclease। देखिए आरएनए को हटाने के लिए राइबोन्यूक्लियस है कुछ नहीं, जिस चीज को हटाना है उसमें एएसई लगा दीजिए, राइबोस को हटाना है, सॉरी आरएनए को हटाना है राइबोन्यूक्लियस, प्रोटीन को हटाना है प्रोटीएज। अब देखिए इसके बाद यहां तक जब किए, लेकिन इसके बाद भी कुछ चीज बचा हुआ है उसमें। जब हम लोग क्या किए, सेल वाल को हटाए, फिर आरएनए को हटाए, फिर प्रोटीन को हटाए, इतने सारी चीजों को हटाने के बाद भी उन लोगों के पास कुछ चीज बच जाता है। अब वो जो चीज बचा हुआ है उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीएनए को चिल्ड इथेनॉल में डाल देते हैं। क्या कि डीएनए को चिल्ड इथेनॉल, अल्कोहल वाला इथेनॉल का बात किया जा रहा है, चिल्ड इथेनॉल में क्या किया गया, डाल दिया। अब जैसे ही हम लोग उसको चिल्ड इथेनॉल में डाले, हम लोग जैसे उसको क्या किए, चिल्ड इथेनॉल में दिए, अब वहां से वो डीएनए प्यूरिफाई होकर के क्या होगा, अलग हो जाएगा, बाकी जो उसका कचरा है वो वहीं पर रह जाएगा, बच जाएगा। अब ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं स्पूलिंग। क्या कहते हैं, स्पूलिंग, याद रखिएगा स्पूलिंग। चलिए देखिए, प्रोटीन प्यूरिफाइड डीएनए फाइनली प्रेसिपिटेट आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल, आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल में हम लोग जैसे ही देंगे कि वो क्या होगा, वहां पर प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जो हम लोगों का प्योर डीएनए है वो वहां से बाहर, उसका जो कचरा है वो वहीं पर बच गया। अब वहां से आप क्या कीजिए, डीएनए को निकाल दीजिए। अब देखिए क्या है, डाइजेशन ऑफ डीएनए। अब जब आप डीएनए निकाले तो डीएनए तो इतना छोटा है नहीं, डीएनए तो पॉलीमर है, डीएनए क्या है, पॉलीमर है, किसका, डीऑक्सीराइबोज का, डीऑक्सीराइबोज का पॉलीमर है। आप जेनेटिक्स में पढ़ेंगे हम लोग, वहां जाने के बाद स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि क्या है, डीएनए काफी बड़ा स्ट्रक्चर है। अब उतना बड़ा डीएनए पे तो हम लोग काम कर नहीं सकते हैं, तो उसको क्या करेंगे, याद है क्या किया जाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया जाएगा, जिसके बारे में आपको बता दिया गया है पीछे। देखिए द वेक्टर एंड द टारगेट डीएनए। अब देखिए जो डीएनए हम लोग निकाले उसको क्या किए, काट दिए, किस चीज से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। अब उसको जहां ऐड करेंगे, जिस वेक्टर में जहां पर जो ले जाएगा उसको भी क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे तो देखिए, लेकिन एक बात याद रहे, बार बार कहा जा रहा है यहाँ पर कि क्या है ये कि जो जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज आप टारगेट डीएनए को कट करने में कर रहे हैं, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज वेक्टर डीएनए में भी को काटने में भी किया जाना चाहिए। ठीक है, द वेक्टर एंड द टारगेट डीएनए फ्रेगमेंट can be separately digested with the same restriction enzyme. The digested vector and the target DNA fragment are then incubated together in the presence of DNA ligase. DNA ligase के बारे में हम लोग पढ़े पिछले फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ लिए थे कि वो क्या है, जो नहीं डीएनए लाइगेज के बारे में नहीं जानते पीछे जाकर के देख सकते हैं। डीएनए लाइगेज के बारे में काफी डिटेल में वहां बता दिया गया है। डीएनए लाइगेज ऐसा एंजाइम है जो किसी भी डीएनए को जोड़ने का काम करता है, गम है, जेनेटिक गम कहा जाता है इसको। अब देखिए इसके बाद आता है फिर आपका जीन एम्प्लीफिकेशन। क्या आता है इसके बाद, जीन एम्प्लीफिकेशन। डीएनए को निकाल लिए, डीएनए को निकाले ना सेल से, आइसोलेशन,
उसको क्या किए, टारगेट और वेक्टर को कट करके जोड़ दिए, क्या कहे, डाइजेशन ऑफ डीएनए। अब क्या है, जीन एम्प्लीफिकेशन। ये देखिए ये क्या है कि एक ही डीएनए से काफी अधिक डीएनए बनाने का प्रोसेस। देखिए एक डीएनए बन गया ना वेक्टर और टारगेट मिलकर के, अब उससे क्या करेंगे हम लोग, वहां पर बहुत सारा डीएनए बनाएंगे। देखिए क्या है, जीन एम्प्लीफिकेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ a specific region of DNA molecule. The process has also been used to produce DNA fragment for cloning. क्लोनिंग के बारे में आप जान रहे हैं, क्लोनिंग के बारे में बताया गया है। क्या होगा क्लोनिंग, एक जीन से काफी अधिक जीन बनाने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग क्लोनिंग कहते हैं। क्लोनिंग वेक्टर क्या है ना, वेक्टर दो तरह का, एक्सप्रेशन और क्लोनिंग। एक्सप्रेशन में क्या करते थे, अगर किसी प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं तो एक्सप्रेशन वेक्टर, और अगर केवल जीन को बनाने के लिए 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 2, 4, 2, 4, 8, 10, 12, 32, 1000, 2000, 5000 जितना भी आपको यूज करना है उसके लिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोनिंग। अब ये प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है किससे होता है, पीसीआर। पीसीआर बड़ा बेहतरीन चीज है। इट इज डन बाय पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, अब ये क्या है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए फ्रॉम वन डीएनए। Process of formation of multiple copy of DNA from one DNA is known as polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या किया जाता है, एक ही डीएनए से काफी अधिक डीएनए का फॉर्मेशन किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उसको क्या कहेंगे हम लोग, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। चलिए अब देखिए, A single PCR involve 3 basic steps. इसमें 3 स्टेप होगा, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। क्या सब, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। देखिए है कुछ नहीं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। हम लोगों को क्या पता है कि डीएनए जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड, इसको मिटा देंगे। डीएनए जो है वो क्या है, सॉरी डबल स्ट्रैंडेड। ये क्या है, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। इस तरह से है या नहीं है, डीएनए के बारे में अभी तक टेंथ में आप सब पढ़े हैं कि डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। और क्या होगा, पहला स्टेप का हम बात कर रहे हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन ध्यान दीजिएगा जरा, डीनेचुरेशन का अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसको क्या किया जाएगा कि 90 डिग्री 90 to 95 डिग्री सेल्सियस तक क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा। जब किसी भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को 90 to 95 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाएगा तो वो क्या होगा, वो डबल स्ट्रैंडेड से चेंज हो जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड में। किसमें हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड। ये दोनों हो गया अलग अलग, ये दोनों क्या हो गया, अलग अलग। अब देखिए आप अगर जब जेनेटिक्स में जाएंगे, जेनेटिक्स में पहुंचेंगे या पढ़े होंगे आप, तो वहां आपको बताया गया होगा डीएनए के टेम्पलेट को बनाने से पहले आरएनए प्राइमर आता है। डीएनए के टेम्पलेट को बनाने से पहले आरएनए प्राइमर आता है। ये आता है लेकिन यहां नहीं आएगा, आता है लेकिन यहां पर नहीं आएगा। यहां पर अगर आपको फिर से टेम्पलेट बनाना है तो आप आरएनए प्राइमर खुद से क्या कीजिए, ऐड कीजिए। यहां पर ये आप हम लोग क्या कर रहे हैं, ये अगर मान लीजिए 5' to 3' 5' 3' 5' सॉरी 5' 3' 3' 5' 5' 3'। अब हम लोग क्या किए, अगर यहां पर आरएनए प्राइमर दे दिए 5' तो ये हो जाएगा 3' और ये हो जाएगा 5'। फिर यहाँ पर भी दे दिए, ये हो जाएगा 5' और ये हो जाएगा 3'। इस तरह से दे दिए। देखिए डीनेचुरेशन, और ये क्या हो गया, एनिलिंग। डीनेचुरेशन में ये टूटा ना, टूट गया, डबल स्ट्रैंडेड सिंगल में बदल गया तो डीनेचुरेशन हुआ, तो वो हो गया, देखिए डीनेचुरेशन। अब यहाँ पर आरएनए प्राइमर को जो लाके जोड़ रहे हैं यही है एनिलिंग। पहले आप डीनेचुरेशन देखिए, फिर आते हैं एनिलिंग पर। क्या है डीनेचुरेशन, सॉरी, इन दिस प्रोसेस टारगेट डीएनए इज हीटेड
at 90 to 95 degree, at 90 to 95 degree Celsius, and separation of two strand, each strand acts as template for DNA. दोनों क्या है, टेम्पलेट के जैसा फंक्शन करना शुरू कर देगा। दूसरा है कि इन दिस स्टेप टू ओलिगोसैकेराइड प्राइमर, देखिए है ना, दो ओलिगोसैकेराइड प्राइमर यहां पर आया, ओलिगोसैकेराइड प्राइमर inner to each of single strand template DNA since the sequence the primer is complementary to 3' end of template DNA। बात समझ में आई? क्या किए, ये क्या है, दो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का हम लोग क्या करते हैं, प्राइमर का यूज करके आरएनए प्राइमर यहाँ लाते हैं, आरएनए प्राइमर ला करके इसको नया टेम्पलेट बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये प्रोसेस हो गया आपका एनीलिंग। अब यहाँ लाए हैं लेकिन अभी तक बना नहीं है, लाए हैं लेकिन ये यहाँ पर अभी तक बना नहीं है। तो तीसरा आता है क्या, एक्सटेंशन। तीसरा क्या आ जाएगा, एक्सटेंशन। कहां गया, यहाँ एक्सटेंशन। देखिए यहाँ क्या होगा कि यहाँ पर टेक पॉलीमरेज का यूज किया जाएगा, TAQ, टेक पॉलीमरेज का क्या किया जाएगा, यूज किया जाता है। लेकिन ये जहां से निकाला गया उसके नाम के बेसिस पर है, जहां से हम लोग लिए हैं, प्राप्त किए हैं, वहीं से क्या हुआ है, ये पॉलीमरेज उसी के बेसिस पर नाम है, ये ध्यान में रखना है। The final step is extension, where in tag polymerase synthesis the DNA region between the primer using DN-KPS, समझ गया, एंड मैग्नीशियम, इस दोनों का यूज करके ये जो प्राइमर है इसको आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, दोनों को करके क्या कीजिए, जोड़ लीजिए। अब हम लोगों के पास एक डीएनए था यहाँ पर, यहाँ देखिए एक डीएनए था, अब एक से हम लोग क्या किए, दो ले लिए, इसी तरह से 2 से 4 बनाएंगे, 4 से 8 बनाएंगे, 8 से 16 बनाएंगे, 16 से 32, 32 से 64, ये प्रोसेस जो है चलते रहेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये हो गया 3 बार हम लोग देख लिया, आइसोलेशन, डाइजेशन एंड जीन एम्प्लीफिकेशन, जीन एम्प्लीफिकेशन। अब इसके बाद आता है क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू होस्ट सेल। लेकिन उससे पहले हम लोग यूज ऑफ पीसीआर देख लेते हैं, यूज ऑफ पीसीआर। देखिए इसको मिटा रहे इस तरह से, यूज ऑफ पीसीआर। चलिए, यूज ऑफ पीसीआर, पीसीआर का क्या यूज, देखिए यहां लोग लिख लेते हैं, यूज ऑफ पीसीआर, यूज ऑफ पीसीआर। पीसीआर का क्या यूज है भैया, पीसीआर का यूज क्या है, पीसीआर का एक तो यूज नहीं है। पीसीआर क्या है कि अभी के समय में हम लोगों के लाइफ साइकिल, मेडिकल फील्ड में हम लोगों के लिए क्या है कि वो एक इम्यूनिटी, वो एक लाइफ स्टेज की तरह काम कर रहा है। बहुत सारी डिजीज का पता करने या अदर प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, मेडिकल फील्ड में इसका यूज पीसीआर का कर रहे हैं। इसके अलावा भी करते हैं, सबसे पहला है डायग्नोसिस ऑफ पैथोजन। क्या है, डायग्नोसिस ऑफ पैथोजन, डायग्नोसिस ऑफ पैथोजन। दूसरा है आपका डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक म्यूटेशन, डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक म्यूटेशन, डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक म्यूटेशन। तीसरा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। चौथा इसके बाद डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो डिटेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके बाद है इन पैरेंटल डायग्नोसिस, इन पैरेंटल
डायग्नोसिस, डायग्नोसिस। इसके बाद है छठा नंबर डायग्नोसिस ऑफ प्लांट पैथोजन, डायग्नोसिस ऑफ प्लांट पैथोजन। इसके बाद देखिए ये सारा प्रोसेस जो है इतना देखिए, डायग्नोसिस ऑफ पैथोजन मतलब बीमारी जो भी डिजीज है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, उसको ठीक करने में डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक म्यूटेशन समझ रहे हैं। अचानक अगर किसी भी कैरेक्टर में तुरंत चेंज आ जाए उसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं, उसको ठीक करने में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अभी नहीं जानते होंगे, जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद डिटेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करने में। फिर पैरेंटल डायग्नोसिस में अगर किसी भी पेरेंट को कोई डिजीज है और उसके चिल्ड्रन में यानी कि जो फीटस है उसमें नहीं आना चाहिए, उसको ठीक करने में। डायग्नोसिस ऑफ प्लांट पैथोजन, प्लांट पैथोजन जो है जिसके कारण प्लांट में डिजीज होता है, उन सारे पैथोजन को डिटेक्ट करने में, उसको डायग्नोस करने में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। पीसीआर का ये यूज है।